ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग अ वीडियो सीरीज ऑन एंथ्रोपोलॉजी। स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी का जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसका ये सीरीज है। वन बाय वन एक वीडियो में क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर आई विल आल्सो गिव यू द जो आपका जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसका जो नोट्स है, आंसर का जो मॉडल आंसर या जो भी बोल सकते हैं आप, आंसर का जो नोट्स है वो आपको मैं बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में होगा। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। सो 2023 2023 में पेपर वन का पहला क्वेश्चन, ये 10 मार्कर था। स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। बेसिकली स्कोप क्या होता है? तो स्कोप लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप का मतलब कुछ और नहीं, बेसिकली उसका ब्रांचेस जो होता है वही उसका स्कोप होता है। स्कोप मतलब कि क्या उसका विस्तार है, कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या कवर करता है ये सब्जेक्ट। सो कोई सब्जेक्ट क्या क्या कवर करता है, अगर हम उसके डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी कर लेंगे कि उसका ये ब्रांच ये डिस्कस करता है, उसका ये ब्रांच ये कवर करता है, ये वाला ब्रांच वो कवर करता है। किसी भी चीज के जो ब्रांचेस होते हैं वो जो जो कवर करते हैं वो सब्जेक्ट एज अ होल वही कवर करता है। तो स्कोप का मतलब बेसिकली होता है उसके ब्रांचेस को डिस्कस करना, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और रेलेवेंस, उसकी आज क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है उसका, किस तरह से वो रेलेवेंट है, क्या आज के समाज में भी उसका कोई महत्व है, वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, काम में लगाया जा सकता है कि नहीं, दैट इज रेलेवेंस। 10 मार्कर है, ज्यादा लंबा आंसर नहीं है। सो पहले इंट्रोडक्शन के रूप में हम बात करेंगे कि फ्रांस बोएज जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब उन्होंने बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने चार भाग में बांटा था। उसको बोलते हैं फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रांस बोएज। तो चार भाग क्या क्या थे? सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल विच लेटर बिकेम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये चार भागों में बांटा उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को। ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आज भी फॉलो होता है। ठीक है। सो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो गोइंग बाय द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रांस बोवेज, एंथ्रोपोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। चार भागों में बांटा गया है। उसमें से एक है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या डील करता है ये? इट डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ एंड वेरिएशंस इन सोसाइटी एंड कल्चर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी और कल्चर में कंफ्यूजन रहता होगा। जो एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है उसके लिए सोसाइटी और कल्चर एक ही चीज है। आम बोलचाल भाषा में सोसाइटी और कल्चर एक ही चीज है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में सोसाइटी और कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में सोसाइटी एंड कल्चर भिन्न भिन्न है, उनका मतलब अलग अलग है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डील करता है विद इवोल्यूशन ऑफ एंड वेरिएशंस इन। इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, स्टार्टिंग से अब तक का इवोल्यूशन कैसा रहा है, किस चीज का? सोसाइटी एंड कल्चर का इवोल्यूशन। एंड सोसाइटी एंड कल्चर का ही वेरिएशन, भिन्न भिन्न तरह के सोसाइटी एंड कल्चर। तो सोसाइटी एंड कल्चर कैसे इवॉल्व हुए और अलग अलग जगहों में सोसाइटी एंड कल्चर में क्या फर्क है, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के कल्चर और दूसरे सोसाइटी एंड कल्चर्स में, अर्बन सोसाइटी कल्चर से पीजेंट सोसाइटी गांव वाले, ट्राइबल्स से नॉन ट्राइबल्स, वेस्टर्न से ईस्टर्न। ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज देयर वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी कल्चर जो मिलते हैं उनको स्टडी करते हैं। और हर एक को हम स्टडी करते हैं उनका इवोल्यूशन स्टार्टिंग से अब तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। सो एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट स्टडी कोई सोसाइटी या कल्चर सिर्फ आज का जमाने का या सिर्फ पास्ट का या सिर्फ हिस्ट्री का, ओवरऑल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। अक्रॉस टाइम, जब से सोसाइटी एंड कल्चर स्टार्ट हुए, जब से कल्चर स्टार्ट हुए, कल्चर कब से स्टार्ट हुए? जब से मैन ने स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया। जब से मैन ने स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया इन द पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, तब से लेकर अब तक का हम सोसाइटी एंड कल्चर स्टडी करते हैं। सो दैट इज अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस स्पेस। मतलब पूरी धरती पे हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न अमेरिकन यूरोपियन मैक्सिकन कल्चर को ही स्टडी करते हैं। हम हर जगह की सोसाइटी, हर कल्चर को डिस्कस करते हैं अक्रॉस टाइम।
जब से शुरुआत है तब से अब तक, और हर जगह पे हम लोग सोसाइटी एंड कल्चर का इवोल्यूशन और उसका वेरिएशंस डिस्कस करते हैं। यह है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक सिंपल डेफिनेशन। एक बैकग्राउंड छोटा सा दे देंगे। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप कैसे हुआ? डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब 1850 60 70 के आसपास क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के रूप में स्टार्ट हुआ है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इट स्टार्टेड एज क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पहला स्कूल ऑफ थॉट है। फर्स्ट थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के दो इंपॉर्टेंट किरदार थे। इंग्लैंड में ईबी टाइलर और अमेरिका में एल एच मॉर्गन। ये एल एच मॉर्गन और ईबी टाइलर ने इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बिगिनिंग्स की थी बाय देयर थ्योरी विच इज, जिसको बाद में जाके बोला गया क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है। यहाँ से सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होता है। अगले शतक में, अगले सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में क्या हुआ? 20th सेंचुरी में एक डिबेट टाइप का स्टार्ट हो गया। कुछ लोग बोलने लगे कि ये जो सब्जेक्ट है, अभी तक इसका नाम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी नहीं पड़ा था। अभी तक लोग इसको एथनोलॉजी बोलते थे। एथनोलॉजी, स्टार्टिंग में इसको एथनोलॉजी कहा जाता था। इट यूज टू बी कॉल्ड एथनोलॉजी। क्यों एथनोलॉजी? एथनो मीन्स कल्चर, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ कल्चर। सो पहले इसको एथनोलॉजी बोला जाता था। ठीक है। बाद में सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी नाम पड़ा। कैसे पड़ा नाम? तो जब एथनोलॉजी स्टार्ट हुआ एज क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, जब वो ग्रो करता गया 20th सेंचुरी में दो स्कूल्स ऑफ थॉट हो गए। ठीक है। जो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में जो यूके में थे, अंडर लेड बाय रैडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने इसको कहना शुरू किया कि इसका नाम सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। ये जो एथनोलॉजी है इसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुलाएंगे। बट अमेरिका वाले जो है वो अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये सोशल नहीं है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। इसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसको हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ये सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है, सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है, मैं बहुत शॉर्ट्स में, ऑब्वियसली इसका एक यूपीएससी क्वेश्चन के रूप में डिस्कशन होगा, बट नेक्स्ट स्लाइड में बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सोशल एंथ्रोपोलॉजी नाम दिया ब्रिटिश लोगों ने, लेड लेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट रैडक्लिफ ब्राउन। एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी नाम दिया अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स में, लेड बाय पीपल लाइक बोएज एंड मेलिनोव्स्की। ठीक है। इंडिया में जैसा कि गौतम बुद्ध हम सिखा के गए थे, हमको मिडिल पाथ में चलना है, बीच में चलना है हमको, किसी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, ये एक्सट्रीम या वो एक्सट्रीम चूज नहीं कर रहा है, हमको बीच में चलना है। सो इंडिया में हमने डिस्प्यूट को कोई डिस्प्यूट में ना पड़ते हुए हमने मिडिल पाथ चुना। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या था कि इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिया में आते गए, स्टडी करते गए। इंडिपेंडेंस के बाद 1950s ऑनवर्ड्स अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बोलबाला हो गया, वो लोग ज्यादा आने लगे इंडिया में। तो इंडिया में हमने पहले ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देखा, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी देखा, दोनों का इन्फ्लुएंस। तो दोनों को मिला के हमने बोला भाई हम इस फाइट में नहीं पड़ेंगे, हम मिडिल पाथ चुनते हैं। हम इंडिया में इसको कहेंगे सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो ब्रिटेन में सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिका में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इंडिया में सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बाद में शॉर्ट में लोग सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, फाइन। अब उसका जब स्कोप डिस्कस करेंगे तो स्कोप में हम समझ जाएंगे सोशल और कल्चरल में डिफरेंस क्या है। स्कोप क्या है? अगर हमको स्कोप समझना है तो पहला जैसे मैं बताया कि हमको उसके सारे ब्रांचेस को समझना पड़ेगा। उसके ब्रांचेस को समझ जाएंगे कि किस ब्रांच में क्या डिस्कशन होता है, तो हम स्कोप भी समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट एज अ होल क्या क्या कवर करता है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कोई फिक्स्ड स्कोप या फिक्स्ड ब्रांचेस नहीं है, कोई उसके फिक्स्ड ब्रांचेस नहीं है कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ये ब्रांचेस हैं। अलग अलग लोग उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस गिनाते हैं। कोई कहता है कि उसके अंदर सिर्फ दो ब्रांचेस हैं सोशल कल्चरल, कोई बोलता है नहीं 5 ब्रांचेस हैं। तो हम सोसाइटी और कल्चर को लेकर जो भी स्टडी करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, सब सोशल कल्चरल के अंडर आएगा, किसी न किसी ब्रांच के अंडर आ जाएगा। कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 ब्रांचेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। सो पहला सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल के अंदर में पहला सोशल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के लिए पहले समझते हैं व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज कल्चर। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हम आप, हमारे चारों तरफ के लोग, हमारे आपस का इंटरेक्शंस। सो मैं अपने सुबह निकलता हूँ, मेरे पड़ोसी से बातचीत हो जाती है,
रास्ते पे किसी से बात करते हुए चलता हूँ। सो ऑल द पीपल एंड देयर इंटरैक्शंस, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरैक्शंस। मैं किसी का भाई भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ, किसी का चाचा भी हूँ, किसी का हस्बैंड भी हूँ। सो एक आदमी का ही मल्टीपल रोल्स है सोसाइटी में, मल्टीपल रोल्स प्ले करते करते जो एक वेब टाइप का, एक क्रिस क्रॉस, एक नेट बन जाता है। ये बंदा का एक बंदा है, इसका इससे भी रिलेशन है, इससे भी है, अब इसका इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। इस तरह से क्रिस क्रॉस एक नेट टाइप का बनता है, फूड वेब के जैसा, जो इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, फूड चेन, फूड वेब। सो क्रिस क्रॉस एक वेब बनता है रिलेशंस का, इसको सोसाइटी कहते हैं। सो लोग, उनके रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, तो लोगों का जो रिलेशन होता है उसमें इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है। जैसे मैंने शादी की तो मेरा एक रिलेशन बना, इसको द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कहते हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरी माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, सब साथ में हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं अंडर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। सो मैरिज, फैमिली, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। सो द इंडिविजुअल्स, देयर इंटरैक्शंस एंड द इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिला के है सोसाइटी, ठीक है। तो फिर कल्चर क्या है? एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, एनीथिंग दैट इज मैन मेड इज कल्चरल। जो भी चीज मैन, इंसान ने बनाई है, जो नेचुरल नहीं है, वो कल्चरल है। हर एक चीज जो इंसान ने बनाई वो कल्चरल है। सो पहली चीज जो इंसान ने बनाई वो है स्टोन टूल्स। उसके पहले हम कोई पत्थर को उठा के शायद इस्तेमाल कर लेते थे शिकार करने में, लेकिन वो हमने कुछ उसमें नहीं किया, हमने सिर्फ उसको उठाया और चला के मारा एक जानवर को, हमने उसमें कुछ बदलाव नहीं किया। बट पहली बार हमने जब एक स्टोन को फोड़ के उसमें से हैंड एक्स बनाया, एक गोल पत्थर था, उसको फोड़ के हमने एक हैंड एक्स बना लिया, एक गोल पत्थर को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ हैंड एक्स। तो यहाँ पे एक ह्यूमन मेड चीज हो गया, ये इंसान का इसमें कुछ कारीगरी हो गया, तो ये कल्चर का पहला आर्टिफैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने बनाई, क्या क्या बनाई, हमने भाषा बनाई, हमने लैंग्वेज बनाई, हमने कपड़े बनाए, हमने खाना पकाने का पद्धति बनाया, ठीक है, डाइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्विजीन्स। हमने बहुत कुछ बनाया। मतलब ये जो जितना कुछ हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज यू नो किससे कैसे बिहेवियर करना है, बड़े लोगों का पाँव छुओ, हमारे कल्चर में है, दूसरे कल्चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये बनाया कि यहाँ पाँव छूना है। तो ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब जेनेटिकली हमारे अंडर इनहेरिट नहीं होता है। हम जेनेटिकली सीख के पैदा नहीं होते कि हमारा किसी का पाँव छूना है, कोई हमें सिखाता है। सो कल्चर क्या है? मैन मेड थिंग्स, जो इंसान ने क्रिएट की, जो नेचुरली जेनेटिकली पास ऑन नहीं होती है, जो मैन ने क्रिएट किया, और फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास कैसे होता है? सिखाने से। जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिखा सिखा के पास किया जाता है, ऑटोमेटिकली लोग सीख के पैदा नहीं होते। इसको क्या कहते हैं? कल्चर। ऑल लर्न्ड बिहेवियर, जितना भी लर्न्ड बिहेवियर है, इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स। सो सीखा हुआ बिहेवियर, सामग्रियां जो इंसान बनाता है और सिखाता है कैसे बनाना है, ऑल द थिंग्स मेड बाय मैन। या तो वो टैंजिबल चीजें हो सकती हैं, मैन मेड टैंजिबल चीजें, जैसे कि ये कप है, इंसान के द्वारा बनाया गया, जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टैंजिबल। या इनटैंजिबल, इनटैंजिबल जिसको मैं नहीं देख सकता, जैसे कि माइथोलॉजी। माइथोलॉजी हम बनाते हैं कि ऐसा 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 हुआ, इट्स जस्ट एक इमेजिनेशन है, कुछ रियलिटी है, कुछ इमेजिनेशन है, बहुत सारा इमेजिनेशन है, वो टैंजिबल नहीं है, लेकिन वो भी मैन मेड है, ठीक है। रिलीजियन, रिलीजियन टैंजिबल नहीं है, रिलीजियन मैन मेड है। फेथ, ठीक है, बिलीफ, ये सब मैन मेड है, लेकिन ये टैंजिबल नहीं है, इनटैंजिबल है। सो ऑल मैन मेड थिंग्स जो कि टैंजिबल या इनटैंजिबल हो सकती है, जिसको ऑटोमेटिकली पास ऑन नहीं होता है, जिसको सिखाना पड़ता है, इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर, इस सारे को बोलते हैं कल्चर। सो सोसाइटी एंड कल्चर हमने समझ लिया। सोसाइटी एंड कल्चर एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं कि उनको एकदम अलग करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैरिज है, मैरिज इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन है तो सोसाइटी का हिस्सा है। बट मैरिज बनाया किसने? मैरिज क्रिएट किया है इंसान ने, कि आज से ऐसा होगा, लोग आग के चारों तरफ घूमेंगे, फिर वो पति पत्नी हो जाएंगे। मैन मेड थिंग है, तो ये कल्चर का हिस्सा भी है, ठीक है। सो सोसाइटी कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनको टोटली सेपरेट करना मुश्किल है। बट ये मैंने सिंपली समझा दिया सोसाइटी और कल्चर का डिफरेंस। तो ये फिर सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का बवाल क्या है? इंग्लैंड वाले बोलते हैं कि नहीं सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता है, अमेरिका वाले बोलते हैं नहीं कल्चरल होता है। बवाल क्या है? बवाल ये है कि इंग्लैंड के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लाइक रैडक्लिफ ब्राउन और ये, इनका मानना है कि सोसाइटी पहले आती है, लोग पहले आए, फिर इन्होंने कल्चर को पैदा किया, इन्होंने कल्चर को बनाया। लेकिन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले बोलते हैं नहीं, कल्चर के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। लोग कल्चर बनाते हैं, कल्चर जब होता है कि लोग शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो जब ये होगा, ये कल्चरल क्रिएशन है शादी का, उसके तहत
नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तभी सोसाइटी चल रही है, वरना सोसाइटी खत्म हो जाएगी, सोसाइटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। विदाउट कल्चर सोसाइटी नहीं रहेगी। सोसाइटी में कहा गया है कि आपको लाइन लगा के खाना लेना है। अगर ये कल्चरल नियम नहीं रहेगा तो लोग आपस में मार काट मरे करें खाने के लिए और सब मर जाएंगे। कल्चर में लिखा हुआ है कि अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करना है, बड़े बूढ़ों को वो करना है, बच्चों का ख्याल रखना है। ये कल्चरल रूल्स है। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे, बच्चा भी मर जाएगा, बूढ़े भी मर जाएंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। सो कल्चर नहीं रहेगा तो सोसाइटी नहीं रहेगी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमेरिका वाले बोलते हैं कल्चर नहीं रहेगा तो सोसाइटी नहीं रहेगी। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि सोसाइटी ने ही कल्चर बनाया है, तो उसलिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कल्चर इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंगली ये एंथ्रोपोलॉजी को सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इंडिया में हमने उसको बोल दिया सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फाइन। सो ये दो ब्रांचेस हो गए सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के। एथनोलॉजी, थर्ड ब्रांच। एथनोलॉजी क्या है? एथनोलॉजी कुछ नहीं, एथनो मीन्स कल्चर, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ कल्चर। सो कुछ अलग नहीं है, सब मिला जुला के एक ही चीज है। बट एथनोलॉजी भी एक कुछ लोग अभी भी वर्ड एथनोलॉजी यूज करते हैं, पहले स्टार्टिंग में एथनोलॉजी वर्ड यूज होता था, कुछ लोग अभी भी एथनोलॉजी यूज करते हैं। नॉर्मली एथनोलॉजी में क्या होता है, जो ट्राइबल्स को स्टडी करते हैं, ट्राइबल कल्चर्स को, नॉर्मली उसको एथनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब एक वर्ड है जिसके साथ आपको कंफ्यूजन होगा, एथनोलॉजी और एथनोग्राफी। एथनोलॉजी और एथनोग्राफी, इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, मेरा रेट ऑफ स्पीच है, अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुन सकते हैं, या फिर पॉज करके सुन सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलने की हैबिट है, स्लो बोल नहीं पाता हूँ। एथनोलॉजी एथनोग्राफी का डिफरेंस क्या है? एथनो एथनो दोनों कल्चर को लेके, एथनो मीन्स कल्चर, सो दोनों कल्चर के रिगार्डिंग है। बट लॉजी एंड ग्राफी, लॉजी में क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं झारखंड में गया, झारखंड में मैंने मुंडास को स्टडी किया, मुंडास को स्टडी किया, और फिर मैंने हो ट्राइब को स्टडी किया, मुंडास, हो, खरिया, ओरांव, सबको स्टडी किया, और मैंने फिर एक किताब लिखी कि रिलीजियन, मुंडास का ये रिलीजियन है, होज का ये रिलीजियन है, खरिया का ये रिलीजन है, ओरांव का ये रिलीजन है, और बाकी जो फार्मर्स है वहां पे नॉन ट्राइबल, उनका ये रिलीजन है। हमने कंपेयर किया, हमने डिफरेंट कल्चर्स को जब कंपेयर करते हैं, उनका रिलीजन नहीं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, ठीक है, उनका मैरिज का कस्टम, उनमें कैसे प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है, जब मैं कंपेयर करता हूं कल्चर ए को कल्चर बी से, कल्चर सी से, व्हेन आई कंपेयर कल्चर्स, इट इज एथनोलॉजी। एथनोलॉजी इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ कल्चर्स। ठीक है, मैंने बोला एंथ्रोपोलॉजी को स्टार्टिंग में जब 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में जब स्टार्ट हो रहा था विथ ईबी टाइलर एंड मॉर्गन, उस टाइम पे एथनोलॉजी बोलते थे। क्यों एथनोलॉजी बोलते थे? क्योंकि वो लोग कंपेयर करते थे। वो लोग जब जाते थे, सपोज व्हेन ईबी टाइलर, व्हेन एडवर्ड बर्नेट टाइलर, ईबी टाइलर ये बंदे, व्हेन ही वेंट टू मेक्सिको, तो मेक्सिको में उन्होंने बहुत सारे कस्टम्स देखे ट्राइबल्स के, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनको। तो तुरंत इनका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगा कि मैं तो इंग्लैंड से आया हूँ, इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऐसा होता है, वो यहाँ पे ऐसे कर रहा है, अच्छा हम जो ऐसे करते हैं वो ऐसे कर रहे हैं। दिस कंपैरिजन, वो कंपेयर कर करके ही स्टडी करते थे, और उनके सारे रिटन रिकॉर्ड्स में कंपैरिजन रहता था, तो इसलिए एथनोलॉजी था वो। ठीक है, सो एथनोलॉजी वाज कंपैरिजन। ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, तो वो भी इंडिया में कंपैरिजन ही किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स का कंपैरिजन होता था, अपने सहूलियत के लिए करते थे वो। उनको पता रहेगा कि किस ट्राइब को क्या 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 उनके रिलीजन में क्या क्या कस्टम्स हैं, तो उनको पता है कि क्या करने से लोग नहीं भड़केंगे, और हम उनके ऊपर, उनको बिना भड़काए उनके ऊपर रूल करते रहेंगे। सो इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने डिफरेंट कास्ट्स एंड डिफरेंट ट्राइब्स को स्टडी किया, और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया अपने रूल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो एथनोलॉजी था वो। लेकिन बाद में जो एक्चुअली जिनको इंटरेस्ट था समझने में, पढ़ने में, जानने में ट्राइबल्स को, उन्होंने एक ट्राइब को चुना और सिर्फ उसको स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल एस टी रॉय, शरद चंद्र रॉय, ये फर्स्ट एथनोग्राफी रिटन बाय इंडियंस है, एनी इंडियन का लिखा हुआ पहला एथनोग्राफी, द मुंडा। इनको मुंडास में जेन्युइनली इंटरेस्ट था, तो ये गए और मुंडास को स्टडी किए। इन्होंने सिर्फ मुंडास के बारे में ही किताब में लिखा है, उन्होंने कुछ कंपैरिजन नहीं किया है, सिर्फ मुंडास का ही हर एक चीज, मुंडा का उनका क्या माइथोलॉजी है, वो बताते हैं कि वो कैसे कहाँ से आए हैं। ठीक है, हर एक ट्राइब का एक माइथोलॉजी होता है कि हम कैसे आए हैं। जैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी सुना होगा, बोलते हैं हम सूर्य से आए हैं, हम चांद से आए हैं, अग्निकुल, हम आग से निकले हैं। उस तरह से ट्राइब्स का भी अपना एक होता है, उनका एक एंसेस्ट्री का लीनिएज बताते हैं कि हमारा उत्पत्ति यहाँ से है, वहां से है, उस नदी से है, उस पहाड़ से है, इसलिए वो पहाड़ हमारा एंसेस्टर है।
या फिर उनका एक टोटेम होता है कि हमारे ट्राइब का टोटेम भेड़िया है, तो हमारे एंसेस्टर्स पहले भेड़िया हुआ करते थे। तो ये सब, तो उनका 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 वो माइथोलॉजी, उसके बाद उनका रिलीजियन अभी करेंटली क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उसका खाना क्या है, अर्बनाइजेशन के चलते, ब्रिटिश कॉन्टैक्ट के चलते उनका क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम, उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या करना चाहिए उनके लिए। सो टोटल स्टडी ऑफ वन सिंगल कल्चर इज कॉल्ड एथनोग्राफी, नो कंपैरिजन। एक को स्टडी करेंगे तो ग्राफी, कंपेयर करेंगे मल्टीपल को तो लॉजी, एथनोलॉजी, एथनोग्राफी। ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। सो पीपल लाइक मैलिनोस्की, उनको रियलाइज हुआ जब वो त्रोब्रिएंड आइलैंड में गए थे, तो वहां के लोगों को स्टडी करके समझ में आया कि अरे, इनका जो सोचने का तरीका है, दे आर नॉट मनी माइंडेड, हमारी तरह ये प्रॉफिट लॉस में नहीं सोच रहे हैं। इनके थिंकिंग में हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लॉस को मिनिमाइज करना, कम पैसे में ज्यादा सामान खरीदना, दूसरे को बेवकूफ बना के ज्यादा सामान लेना, वजन में कम तौलना, ये सब जो इकोनॉमिक्स में होता है। इकोनॉमिक्स का जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, क्या है, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, हाउ टू इंक्रीज इंक्रीज योर प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ये है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड और सब कुछ। बट इन्होंने देखा, मैलिनोस्की ने, कि जो ये ट्रोब्रियन आइलैंडर्स है, सप्लाई डिमांड के, इनकी सोसाइटी सप्लाई डिमांड से नहीं चलती है। इनकी सोसाइटी डज नॉट रन बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते हैं। इनकी सोसाइटी को हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक सप्लाई डिमांड, ये सब चीजें ट्राइबल इकोनॉमी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनको अलग तरह से स्टडी करना पड़ेगा हमको। तो जब ट्राइबल्स को स्टडी करने के लिए अलग तरह का एक स्टडी शुरू हुआ, स्टडिंग ट्राइबल इकोनॉमी, वो बन गया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। एंड द फादर ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज मैलिनोस्की। ठीक है। ठीक है। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो कुछ, आई थिंक उनका नाम अभी मुझे रिकॉल नहीं आ रहा, आई थिंक हिज नेम वाज इवॉन्स प्रिचार्ड। मैं नाम याद रखने के लिए मैं बोलता था इवॉन्स प्रिटकार्ड, बट ये प्रिचर्ड है, नॉट प्रिटकार्ड है, प्रिचर्ड, इवॉन्स प्रिचर्ड। इनका फर्स्ट नेम इवॉन्स है, इवॉन्स प्रिचार्ड। ये अफ्रीका में जाके नूअर को स्टडी किए थे। तो इनको नूअर का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कि उनका लीडर कौन कौन होता है, उनका ट्राइब कित उनका जो ट्राइब होता है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, हर एक सेक्शन का एक लीडर होता है, उनके आपस में मार काट मच मच लगी रहती है, कैसे उसको सुलझाते हैं वो। सो लीडरशिप का जो रोल है, कैसे वहां पे लीडर सोसाइटी को कंट्रोल करता है, वो सब जब उन्होंने स्टडी किया तो देखा, अरे हमारे वेस्टर्न सोसाइटी से या बाकी नॉन ट्राइबल से बहुत अलग है ये, इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो जब ट्राइबल्स का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी शुरू किया गया, तो वो बन गया पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से है? द स्टडी ऑफ नूअर बाय इवॉन्स प्रिचार्ड। ठीक है। अब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी अब सिर्फ एथनोलॉजी नहीं रह गई। जब स्टार्ट हुई थी तो ये एथनोलॉजी थी, सिर्फ दो कल्चर्स को, तीन कल्चर्स को कंपेयर कर दिया, इतना ही होता था। फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ कि हम सिर्फ ट्राइबल्स को स्टडी करते थे पहले, फिर हम ट्राइबल से बाहर आके हमने नॉन ट्राइबल विलेजर्स, किसानों को स्टडी करना शुरू किया, फिर अर्बन सोसाइटीज को स्टडी करना शुरू कर दिया, फिर जेंडर को लेके थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में चले गए हम। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, रूरल एंथ्रोपोलॉजी, लीगल एंथ्रोपोलॉजी। सो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ एंथ्रोपोलॉजी मिक्स होता गया और नए नए सब्जेक्ट पैदा होते गए। सो इसको बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। व्हेन मल्टीपल डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स, व्हेन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपस में घुलते मिलते हैं, उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये फॉलो करते हुए एंथ्रोपोलॉजी के भी ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई उसका फिक्स्ड नंबर नहीं है। सो आप लास्ट में आंसर में लिखेंगे कि इतने सारे को हमने डिस्कस कर लिया, और फॉलोइंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, आस्ते आस्ते एंथ्रोपोलॉजी के नए ब्रांचेस इवॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे कि लीगल एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब आस्ते आस्ते होते जा रहे हैं। ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है। एंड जस्ट वन सेकेंड गाइस, आई थिंक मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा। ओके, फाइन।
अ, फिर उसमें पूछा था स्कोप, तो उसके ब्रांचेस डिस्कस कर लिए। रेलेवेंस, देखिए मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका 20 मार्कर भी आ सकता है, 15 मार्क्स का भी आ सकता है, यहाँ पे 10 मार्क्स का है। तो आप काफी शॉर्ट में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंस में सिर्फ आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पूरा सब कुछ नहीं लिख के डिटेल में, तो भी चल जाएगा। बट अगर 15 मार्क्स का आया, 20 मार्क्स का आया, तो आपको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए रेलेवेंस थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। सो रेलेवेंस ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जब सोसाइटी कल्चर को लोगों ने स्टडी किया, डिफरेंट कल्चर्स को, तो उनको समझ में आया कि जो पहले हम सोचते थे कि ट्राइबल्स जो हैं वो सैवेजेस हैं, मतलब वो राक्षस टाइप के हैं, वो आदमखोर होते हैं, ये वो जो एक एक मिथ था उनको लेके, एक जो भ्रांति थी ट्राइबल्स को लेके, वो आस्ते आस्ते मिटने लगी। बिकॉज लोग ट्राइबल्स को स्टडी करके देखे, अरे नहीं ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, जस्ट इनका तरीका अलग है। ठीक है। सो ट्राइबल्स एज एज सैवेजेस, ये मिथ खत्म हो गया बिकॉज ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। रेसिज्म, रेसिज्म में लोग पहले समझते थे, लाइक फॉर एग्जांपल हिटलर जैसे लोग समझते थे कि उनका जो जर्मन कल्चर है वो सबसे सुपीरियर है। फॉरेनर्स जो हैं ब्रिटिश, वो समझते थे कि उनका वेस्टर्न कल्चर, विक्टोरियन कल्चर, एलिजाबेथन कल्चर सबसे सुपीरियर है, और इंडिया का ईस्टर्न कल्चर उतना सुपीरियर नहीं है, हमारा कल्चर उनसे इंफीरियर है। ऐसे ही करके डिफरेंट, जो जो ये जो उनका उनकी उनकी भूल धारणा थी कि रेशियली एंड कल्चरली वो सुपीरियर है, ये सब आस्ते आस्ते खत्म हुआ। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जब हमने देखा कि नहीं, इनका सोसाइटी अलग है, इनका कल्चर अलग है, सुपीरियर है, इन्फीरियर नहीं है। ये जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये गाय को पूजा करते हैं, उसका एक कारण है, दे हैव अ रीजन व्हाई दे डू इट। ये पागल नहीं है कि ये एक जानवर की पूजा कर रहे हैं, कुछ रीजन है जिसके पीछे, इसलिए कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर अजीब लगता था, जिसके चलते हम उनको इन्फीरियर समझते थे, हम अब वो हमको समझ में आने लगा कि नहीं, ये जो करते हैं उसका एक कारण है उसके पीछे, उनकी सोसाइटी में एक एक कारण है उसके पीछे। सो ये इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है। सो आस्ते आस्ते करके रेसिज्म को भी खत्म करने में सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ने रोल प्ले किया है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म में सारा मारकाट है धर्म को लेके, रिलीजन को लेके। लेकिन जब हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें हमारा चैप्टर है रिलीजन, तो रिलीजन जब पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि अरे रिलीजन तो इंसान ने बनाया है, रिलीजन इज अ मैन मेड थिंग, इट्स अ कल्चरल एस्पेक्ट, मैन ने क्रिएट किया। जब मैन को अपने आसपास होने वाले नेचुरल फेनोमेना समझ नहीं आ रहे थे कि ये बिजली क्यों गिरती है, ये आग क्यों लगती है, ये पानी क्यों बहता है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल है, जब हमको वो समझ में नहीं आने लगा तो हम उसकी पूजा करने लगे। ठीक है। पहले कंट्रोल करने की कोशिश की मैजिक, और जब मैजिक ने काम नहीं किया तो हमने उसका उसके सामने नतमस्तक हो गया, तो वो बन गया रिलीजन। मैजिक बिकम रिलीजन। ठीक है। सो रिलीजन की उत्पत्ति इंसान ने ही की है, और इंसान यहाँ पे लाखों साल से है, इंजीनियर और रिलीजन कुछ हजार वर्ष से। तो रिलीजन के लिए क्यों लड़ना, वाई टू फाइट फॉर रिलीजन। कम्युनलिज्म को कंट्रोल करता है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी समझते हैं वो रिलीजन को लेकर कभी मारपीट नहीं करेंगे। आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, आज हेयर की अवस्था बहुत खराब है। अच्छा, जेंडर इश्यूज। मार्गरेट मीड ने एक स्टडी किया था जहां पे उन्होंने देखा कि मेल का काम है बाहर जाके काम करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, प्रोटेक्शन देना, और फीमेल का काम है बच्चे को देखना, घर में घर चलाना। ये ये सिर्फ मैन मेड इमेजिनरी चीज है। क्योंकि उन्होंने कुछ ट्राइब्स को स्टडी किया था जो एक दूसरे के आसपास में ही रहती थी, बगल बगल में ही है। एक ट्राइब है जहाँ पे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि मेल का काम है एग्रेसिव होना, बाहर जाके काम करना, फीमेल का काम है घर देखना। एक ट्राइब ऐसा कर रही है, बगल में एक दूसरी ट्राइब है जहाँ पे टोटली उल्टा है, औरतें बाहर जा रही हैं, औरतें एग्रेसिव है, बात बात में गाली दे रही हैं, और मर्द चुपचाप घर में बैठ के बच्चे देख रहे हैं। सो अगल बगल में दो ट्राइब्स है जहाँ पे जेंडर रोल्स अलग हैं। सो जब हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि ये जो फीमेल को घर में रहना है, मैन को बाहर जाना है, ये भी सोसाइटी द्वारा क्रिएटेड रूल्स है, हमने ये रूल्स बनाए हैं। बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है कि फीमेल कैन नॉट गो आउट, ये सोसाइटी और कल्चर द्वारा क्रिएटेड ये रूल्स हैं। सो जेंडर इश्यूज में भी कहीं 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 ना कहीं सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट। सो करेंटली वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज हमको पता है क्या है, वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। लेकिन जब हम ट्राइबल्स को देखते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज किस लिए है, बिकॉज हमने बहुत अनसस्टेनेबल यूज किया है, हमने सब कुछ को एकदम
इस तरह से मिसयूज एब्यूज किया है कि हालत खराब हो रखी है। लेकिन अगर ट्राइबल्स को देखते हैं तो ट्राइबल्स हजारों साल से जल जंगल जमीन वहां पे रहते हुए वो भी जानवरों का शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं मार के, प्लांट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो मेडिसिनल यूज के लिए, पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नदी वैसी की वैसी बह रही है, जानवर उतने के उतने ही हैं, इनफैक्ट संख्या उनकी बढ़ भी गई है, जंगल वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। सो सस्टेनेबल वे से वो रह रहे हैं जो नॉन ट्राइबल्स नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को है, अगर इफ यू लर्न फ्रॉम देम तो इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सकता है। ट्राइबल रूरल डेवलपमेंट, जब हम ट्राइब्स को एंड विलेजेस को स्टडी करते हैं अंडर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो हमको समझ में आता है कि उनकी समस्याएं क्या हैं और हम उनको उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म, जो मैंने बताया रेसिज्म वाले पार्ट में, कि ये फीलिंग कि मेरा कल्चर सबसे सुपीरियर है, बाकी ये कल्चर तो हमसे इंफीरियर ही है, इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिसिटी, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब मेरा कल्चर सेंटर में है, मेरा कल्चर केंद्र में है, टॉप पे है, सबसे सुपीरियर है, बाकी लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इंफीरियर हैं, इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। लेकिन जब आप सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो आपकी ये एथनोसेंट्रिज्म धीरे धीरे गायब हो जाती है और आपके मन में आता है कल्चरल रिलेटिविज्म। आपको समझ में आता है कि अच्छा, मैं जो सोचता था कि यार ये चाइनीज कॉकरोच क्यों खाते हैं, आप समझ में आएगा कि उसका एक कारण है। एक टाइम रहा होगा जब वही अवेलेबल खाना रहा होगा जिसकी वजह से वो एक मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन बन गया होगा और लोग वो खाते गए। सो वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, जो भी चीजें हो रही हैं जिसको लेके हम क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये इन्फीरियर है वो इन्फीरियर है, हर एक के पीछे उनका एक कल्चरल रीजन होता है जिसके चलते वो करते हैं। और जब आप ये समझने लगते हैं, आप हर एक कल्चर को उनके एंगल से समझते हैं, नॉट अपने एंगल से। हम अपने एंगल से दूसरे कल्चर को नहीं देखते हैं, हम उनके कल्चर के एंगल से उनके कल्चर को देखते हैं। वी बिकम पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड देन थिंक कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो लॉजिकल है। सो आस्ते आस्ते आपका जो ये एथनोसेंट्रिज्म है, अपने कल्चर को सबसे सुपीरियर समझने वाला, वो खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। सो ये सब है रेलेवेंस ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो मैंने डिस्कस किया। इसका जो नोट्स है वो नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यूपीएससी के जितने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सबका वीडियो बना सकूं। थैंक यू, गुड नाइट।